नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज 29 अगस्त है और भारत मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन याद दिलाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। बिल्कुल, जिनकी स्टिक की कलाबाजी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और ये दिन सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी को याद करने का ही नहीं है, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि खेल हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। सही कहा। टीम वर्क, अनुशासन और वो कभी ना हारने वाला जज्बा, ये सब खेल ही तो सिखाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की कहानी के कुछ पहलू जानेंगे और हाँ, भारत में खेलों के लिए आजकल क्या हो रहा है, जैसे ये खेलो भारत नीति 2025 है, इस पर भी बात करेंगे। जी, और देखिए, इस चर्चा के लिए हमने जानकारी जुटाई है कई विश्वसनीय स्रोतों से, जैसे जागरण, हिंदुस्तान, द सूत्र, विकिपीडिया, ईटीवी भारत, टेक्स्ट बुक, दृष्टि आईएएस के लेख हैं। अच्छा। और पीआईबी का जो खेलो भारत नीति 2025 का दस्तावेज है, वो भी। बढ़िया, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय खेल दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों? देखिए, भारत सरकार ने साल 2012 में ये तय किया कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त, इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाएंगे। 2012 में? हाँ, एक तो जाहिर है मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देनी थी, पर साथ ही देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर बने, युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, फिटनेस पर ध्यान जाए, ये भी बड़े मकसद थे। तो ये सिर्फ एक याद करने का दिन नहीं बल्कि प्रेरणा का दिन है। करेक्ट। और इस दिन होता क्या क्या है खास? देखिए, देश भर में स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल संस्थानों में कई तरह के इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हाँ। पर सबसे बड़ा जो आयोजन है वो होता है राष्ट्रपति भवन में, जहां देश के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को, कोचेस को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, वो अवार्ड्स? जी, सबसे बड़ा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फिर अर्जुन पुरस्कार हैं, कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भी। और एक माका ट्रॉफी भी होती है शायद। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वो इंटर यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। अच्छा, और इस साल 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर क्या कुछ अलग है? इस साल का जो पूरा आयोजन है उसकी कमान फिट इंडिया मिशन के पास है। ओके। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 29 से 31 अगस्त तक। एक तरह का देशव्यापी खेल और फिटनेस मूवमेंट। 3 दिन का क्या थीम है इसकी? थीम रखी है 1 घंटा खेल के मैदान में। 1 घंटा खेल के मैदान में? हाँ, और नारा भी दिया है, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। बड़ा अच्छा नारा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको कम से कम 1 घंटा रोज खेलने के लिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। मकसद यही है कि लोग, खासकर बच्चे और युवा, रोज कम से कम 60 मिनट 1 घंटा फिजिकली एक्टिव रहें। आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वो लाइफस्टाइल वाली बीमारियों से बचने के लिए। जी, बिल्कुल। पिछले साल 2024 में एक प्रोग्राम रीसेट शुरू हुआ था, राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही। वो क्या था? रीसेट। हाँ। इसका पूरा नाम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। अच्छा। ये एक, आप कह सकती हैं, बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद है उन खिलाड़ियों की मदद करना जो खेल से रिटायर हो गए हैं, खासकर 20 से 50 साल की उम्र के बीच वाले, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल स्टेट लेवल पर खेला हो। उन्हें नई स्किल्स सिखाना, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ अच्छा कर सकें, दूसरे करियर बना सकें। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, खेल के बाद भी एक राह दिखाने की कोशिश। जी, एक नई शुरुआत का मौका। इसे उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से 2 लेवल में बांटा गया है। और इसे चला कौन रहा है? इसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE को दी है। वो फिजिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा नाम है देश में। सही है। चलिए अब उस शख्सियत की तरफ चलते हैं जिनके नाम पर ये दिन है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। कैसा था उनका शुरुआती सफर? उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में, जो तब इलाहाबाद था। नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह। हाँ, पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो वो माहौल था ही घर में। ध्यान सिंह खुद भी 16 साल की उम्र में 1922 में सेना में भर्ती हो गए थे, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें शुरू में हॉकी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, ये बात सही है। कहते हैं कि उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली अपनी रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर थे, बाले तिवारी। वो खुद भी अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा, उनसे प्रेरणा मिली? जी, उन्हीं की देखरेख में ध्यान सिंह ने हॉकी खेलना शुरू किया और फिर तो
इतिहास बन गया। और उनके नाम में ये चंद कैसे जुड़ा, इसकी भी तो एक कहानी है। हाँ, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो असल में अपनी आर्मी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात में प्रैक्टिस करते थे। रात में? हाँ, जब चांद निकला होता था तो चांद की रोशनी में घंटों प्रैक्टिस करते थे अकेले। तो उनके साथ ही उनके दोस्त मजाक में उन्हें चंद बुलाने लगे, मतलब चांद, और धीरे धीरे यही नाम उनकी पहचान बन गया। ध्यान सिंह से हो गए ध्यानचंद। कमाल है। ये दिखाता है कि कितना जुनून था उनमें। बिल्कुल, समर्पण देखिए। इसी समर्पण ने शायद उन्हें हॉकी का जादूगर बनाया। उनके खेल की क्या खासियत थी? लोग क्यों कहते थे जादूगर? उनका बॉल कंट्रोल मतलब अद्भुत था। ऐसा लगता था जैसे गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक कर चल रही है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लोग तो सच में सोचते थे कि कोई ट्रिक है, कोई जादू है, पर वो असल में घंटों की, सालों की प्रैक्टिस का नतीजा था। उनका स्टिक वॉक इतना जबरदस्त था कि डिफेंडर्स को पता ही नहीं चलता था कि गेंद कब किधर निकल गई। से कब तक खेला? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी उन्होंने 1926 से 1948 तक खेली। लंबा करियर था। और गोल कितने किए? इसको लेकर थोड़ा अलग-अलग बातें हैं शायद। हाँ, देखिए, जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं उनमें भारत के लिए 185 मैचों में 400 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल हैं। 400 से ज्यादा? जी, लेकिन कई जानकार और सोर्सेज मानते हैं कि अगर उनके पूरे करियर के गोल देखें, मतलब क्लब मैच, आर्मी मैच, सब मिलाकर, तो वो संख्या 1000 के भी पार जाती है। 1000 से ज्यादा? हाँ, अविश्वसनीय लगता है, पर ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन जो पक्का है वो ये कि वो एक असाधारण गोल स्कोरर थे। और एक और दिलचस्प बात, सेना में जो उन्हें प्रमोशन मिले, लांस नायक से लेकर मेजर तक, उसमें उनके खेल का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, खेल की वजह से तरक्की? जी, 1938 में तो उन्हें वाइसरॉय का कमीशन भी मिला था। उस जमाने में ये भारतीय सैनिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर आया ओलंपिक का वो सुनहरा दौर, लगातार 3 गोल्ड मेडल्स। बिल्कुल, वो भारतीय हॉकी का गोल्डन एरा था और ध्यानचंद उसके सबसे बड़े हीरो। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, वहां हॉकी पहली बार ओलंपिक्स में शामिल हुई थी। पहली बार में ही गोल्ड? हाँ, और ध्यानचंद टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। 14 गोल किए उन्होंने। फाइनल में भारत ने मेजबान नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया। क्या बात है। और कहते हैं वहीं के एक लोकल अखबार ने पहली बार लिखा, ये हॉकी नहीं जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। तो जादूगर का टाइटल एम्स्टर्डम से मिला? जी हाँ। फिर आया 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक। इस बार उनके छोटे भाई रूप सिंह भी टीम में थे। अच्छा, दोनों भाई साथ खेले? हाँ, और दोनों ने मिलकर धूम मचा दी। फाइनल में भारत ने अमेरिका को, आप यकीन नहीं करेंगी, 24-1 से हराया। 24-1? ये तो रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल। आज तक का ओलंपिक फाइनल का रिकॉर्ड है ये। ध्यानचंद ने 8 गोल किए और रूप सिंह ने 10 गोल दागे। कमाल। एक अमेरिकी अखबार ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम पूरब से आए तूफान की तरह थी। उस पूरे अमेरिका टूर पर ध्यानचंद ने अकेले 101 गोल किए थे। अविश्वसनीय आंकड़े हैं ये। और फिर 1936 बर्लिन ओलंपिक, तब तो वो कप्तान थे शायद? जी हाँ, बर्लिन में वो टीम के कप्तान थे। माहौल थोड़ा अलग था, जर्मनी में हिटलर का शासन। हाँ, नाजी जर्मनी। फाइनल भी जर्मनी से ही हुआ। बारिश की वजह से मैच एक दिन टालना पड़ा। कहते हैं फाइनल से पहले टीम मैनेजर पंकज गुप्ता ने ड्रेसिंग रूम में तिरंगा फहराया था, खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए। और नतीजा? नतीजा वही हुआ जो होना था। भारत ने जर्मनी को उसी के घर में 8-1 से रौंद दिया। ध्यानचंद ने उस फाइनल में 3 गोल किए। ये भारत की लगातार तीसरी ओलंपिक गोल्ड मेडल हैट्रिक थी। हैट्रिक? बर्लिन ओलंपिक से जुड़ा वो हिटलर वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है, क्या वो सच है? हाँ, ये किस्सा बहुत सुनाया जाता है। कहते हैं कि फाइनल में ध्यानचंद के खेल से हिटलर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उन्हें डिनर पे बुलाया। अच्छा। और उन्हें जर्मन आर्मी में फील्ड मार्शल का पद ऑफर किया। बड़ी पोस्ट थी। ओह, तो ध्यानचंद जी ने क्या कहा? उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन पूरी देशभक्ति के साथ वो ऑफर ठुकरा दिया। कहा कि वो भारत में ही खुश हैं और अपने देश के लिए ही खेलेंगे। वाह, ये होती है देशभक्ति। बिल्कुल। उनके हॉकी स्टिक को लेकर भी तो बड़ी कहानियां थीं कि उसमें चुंबक है या गोंद लगी है। हाँ, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि कोई इंसान गेंद को ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। नीदरलैंड्स में तो अधिकारियों ने शक के मारे उनकी स्टिक तोड़वा कर देखी थी। सच में? स्टिक तोड़ दी? जी हाँ। कि कहीं अंदर चुंबक तो नहीं छुपा रखा। जापान में अफवाह उड़ी कि वो स्टिक पर कोई खास किस्म का गोंद लगाते हैं। ये सब बातें असल में उनके कमाल के स्किल का ही सबूत थी। और वो गोल पोस्ट वाला किस्सा कि उन्होंने गोल पोस्ट की चौड़ाई पर सवाल उठा दिया था? हाँ, वो भी उनकी खेल की समझ और पैनी नजर को दिखाता है। एक मैच में वो बार बार कोशिश कर रहे थे पर गोल नहीं हो रहा था। उन्होंने मैच रुकवाया और रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई चेक की जाए।
सब हैरान। पर जब नापा गया तो सच में गोल पोस्ट की चौड़ाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम निकली। अरे वाह, मतलब इतनी बारीक नजर। जी क्रिकेट के लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन भी तो उनके फैन थे। बिल्कुल। 1935 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब एडिलेड में ब्रैडमैन ने ध्यानचंद का खेल देखा और देखकर वो इतने दंग रह गए कि उन्होंने कहा, ध्यानचंद हॉकी में गोल ऐसे करते हैं जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज से ऐसी तारीफ, बहुत बड़ी बात थी ये। जाहिर है उन्हें सम्मान भी बहुत मिले होंगे। जी, उन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उनके निधन के बाद 1979 में सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। और जैसा हमने शुरू में कहा, उनका जन्मदिन अब राष्ट्रीय खेल दिवस है। दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। और खेल रत्न अवार्ड का नाम भी। हाँ, ये सबसे बड़ा सम्मान है उनके लिए शायद। 2021 में भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। सही है। भारत रत्न की भी मांग उठती रहती है उनके लिए। जी हाँ, काफी समय से ये मांग चल रही है। मेजर ध्यानचंद की कहानी तो वाकई बेमिसाल है, लेकिन उनके जमाने में और आज के जमाने में खेलों को लेकर सोच, सुविधाएं सब कितना बदल गया है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है, आप कह सकती हैं। ध्यानचंद जी के टाइम में खेल ज्यादातर एक शौक था, एक जुनून था। खिलाड़ियों को नौकरी करनी पड़ती थी, आर्मी में, रेलवे में। हाँ, पेट पालने के लिए। बिल्कुल, और उसी के साथ खेलना पड़ता था। अलग से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, साइंटिफिक ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब बहुत कम था। समाज भी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर देता था। लेकिन अब ये सोच बदल रही है ना? हाँ, काफी हद तक। अब खेल को सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक सीरियस करियर ऑप्शन की तरह देखा जाने लगा है। सरकारें भी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, खिलाड़ियों को मदद मिल रही है। और समाज में भी ये बदलाव आ रहा है कि हाँ, खेल में भी अच्छा भविष्य बन सकता है। इसी बदलाव का एक बड़ा उदाहरण शायद ये खेलो भारत नीति 2025 है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये है क्या असल में? इसका मकसद क्या है? देखिए, खेलो भारत नीति 2025 को आप एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट समझ सकती हैं, एक रोड मैप, भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाने का। ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर? जी, इसका लक्ष्य सिर्फ ओलंपिक मेडल गिनना नहीं है, बल्कि खेल को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट से जोड़ना है। चाहे वो लोगों को हेल्दी बनाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, या देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना हो। तो ये सिर्फ मेडल टैली से आगे की सोच है? बिल्कुल, यही इसकी खास बात है। ये खेल को बहुत होलिस्टिक तरीके से देखती है। लक्ष्य है कि 2036 ओलंपिक तक भारत दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स नेशंस में शामिल हो, और शायद 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावा भी पेश करें। अच्छा, होस्टिंग का भी लक्ष्य है। जी, साथ ही खेल के जरिए सोशल इंक्लूजन, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, दूर दराज के इलाकों के टैलेंट को मौके देना, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स, इन सबको भी बढ़ावा देने की बात है इसमें। ये तो काफी बड़ा विजन लगता है। और इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या हो रहा है? क्या खेलो इंडिया कार्यक्रम इसी का हिस्सा है? हाँ, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो 2018 से चल रहा है, वो इस नीति को लागू करने का एक बहुत अहम जरिया है। आप इसे एक्शन प्लान कह सकती हैं। अच्छा, ये एक्शन प्लान है। जी, इसके तहत कई तरह के काम हो रहे हैं, जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक। जैसे कि क्या क्या आता है इसमें? जैसे ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैदान, कोर्ट्स वगैरह। छोटे शहरों, कस्बों में खेलो इंडिया सेंटर्स यानी KICs खोले जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा खुल चुके हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ, ताकि बच्चों को अपने घर के पास ही बेसिक ट्रेनिंग मिल सके। फिर राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस KISC बनाए गए हैं, जहां और अच्छी ट्रेनिंग होती है। और खिलाड़ियों को सीधी मदद भी मिलती है? जी, जो टैलेंटेड एथलीट चुने जाते हैं, उन्हें खेलो इंडिया एथलीट KIA कहते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छी कोचिंग, रहने खाने का इंतजाम, ये सब खेलो इंडिया के तहत आता है। और वो खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं, उनका भी काफी नाम सुना है मैंने। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIUIG और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG, ये अब देश के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स बन गए हैं डोमेस्टिक लेवल पर। ये युवा खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। नेशनल लेवल पर कंपटीशन का अनुभव मिलता है। इनके अलावा पैरा गेम्स, विंटर गेम्स भी होते हैं। और अब तो इसी महीने श्रीनगर की डल झील में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हुआ। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स भी? तो मतलब इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है पूरी। एक पूरा पाइपलाइन बनाने की कोशिश है टैलेंट के लिए। और टैलेंट की पहचान कैसे होती है? आपने KETI का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, KETI यानी खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा पहचान। ये प्रोग्राम खास तौर पर 9 से 18 साल के बच्चों पर फोकस करता है।
ओके। इसके तहत एक्सपर्ट्स स्कूलों में, छोटे सेंटरों में जाकर साइंटिफिक तरीके से टैलेंट की पहचान करते हैं। इसके लिए टैलेंट असेसमेंट सेंटर्स TAC बनाए गए हैं। और लक्ष्य क्या है इस टैलेंट हंट का? लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। 2036 तक भारत को दुनिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशंस में लाना और 2047 तक जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तब टॉप 5 में शामिल होना। टॉप 5, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा भी कुछ और पहले चल रही हैं? हाँ, एक और महत्वपूर्ण कदम है मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। 2018 में बना था ये। हाँ, इम्फाल में। जी, ये देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, मैनेजमेंट, कोचिंग इन सब पर फोकस करता है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम्स हैं रिटायरमेंट के बाद मदद के लिए। जैसे हमने रीसेट की बात की, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उन्हें सरकार मदद देती है। और खेल पुरस्कार तो हैं ही जो मोटिवेट करते हैं। और बजट का भी आपने जिक्र किया था। हाँ, वो भी जरूरी है। सरकार ने खेल मंत्रालय का बजट पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3800 करोड़ रुपए का बजट है। अच्छा खासा बजट है। जी, जो दिखाता है कि अब सरकार खेल को कितनी गंभीरता से ले रही है। खेलो इंडिया के लिए ही इसमें से 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो मतलब जमीनी स्तर पर टैलेंट खोजना, उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रतियोगिताएं करवाना, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाना और खिलाड़ियों का भविष्य भी देखना, जी, ये सब मिलकर काम कर रहा है। क्या इसका असर दिखना शुरू हुआ है जमीन पर? हाँ, कुछ शुरुआती अच्छे संकेत तो मिल रहे हैं, कहानियां सामने आ रही हैं। जैसे एक पैरा एथलीट हैं रोहित कुमार, दिल्ली के। अच्छा। वो PhD भी कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि अब पैरा एथलीटों को भी नॉर्मल एथलीट्स के बराबर प्राइज मनी मिलती है। और ये जो नई खेल नीति को नई शिक्षा नीति NEP से जोड़ा जा रहा है, उन्हें लगता है इससे सोच बदलेगी, स्टीरियोटाइप्स टूटेंगे। ये तो अच्छी बात है। और वो सिद्धि समुदाय की एथलीट समांथा सेवे सिद्धि की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, समांथा सिद्धि समुदाय से आती हैं, जिनके पूर्वज ईस्ट अफ्रीका से आए थे। वो खेलो इंडिया नीति को एक मील का पत्थर मानती हैं। बैंगलोर में ट्रेनिंग ले रही हैं और देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये पहले दूर दराज के और जो समुदाय शायद मुख्य धारा से कटे हुए थे उन तक भी पहुंच रही हैं। जी, यही सोशल इंक्लूजन का पहलू है। और शहरों की बात करें तो जैसे लखनऊ जैसे शहर हैं, वो भी अब बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभर रहे हैं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जैसे लखनऊ हॉकी में, क्रिकेट में, जूडो में, कई खेलों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दे रहे हैं। वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं, कोच हैं, जैसे हॉकी में डॉक्टर RP सिंह का नाम आता है, वो अब नई पौध तैयार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे लोकल लेवल पर भी माहौल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद की विरासत से लेकर आधुनिक भारत की जो खेल महत्वाकांक्षाएं हैं उन तक का एक पूरा सफर देखा। जी हाँ, और ये साफ है कि भारत में खेल का जो पूरा लैंडस्केप है वो तेजी से बदल रहा है। ध्यानचंद जी का जो जुनून था, उनकी जो उपलब्धियां थी, वो आज भी एक मशाल की तरह हैं। बिल्कुल। और अब सरकार, समाज सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत खेल की दुनिया में अपनी एक अलग, एक मजबूत पहचान बनाए। और ये सिर्फ मेडल जीतने की बात नहीं है, ये देश के युवाओं को स्वस्थ, फिट, अनुशासित और सशक्त बनाने की भी एक बड़ी कोशिश है। सही कहा आपने। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि मेजर ध्यानचंद जी को किन हालात में प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, सेना की ड्यूटी के साथ, चांदनी रात में। जी। और आज हमारे पास समर्पित स्टेडियम है, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम है, कीट जैसी टैलेंट हंट स्कीम्स है और 2047 तक टॉप 5 में आने का लक्ष्य है। तो ये सब सोचते हुए क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगले 20-25 सालों में भारत का खेल भविष्य कितना अलग, कितना सुनहरा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।